हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार की जो एक सुपर कार किलर के रूप में बनाई गई थी, एक स्पोर्ट्स कार के दाम में, और ये एक जैपनीज कार है। हाँ जी, अब तो आपके कानों में टोक्यो ड्रिफ्ट की ट्यून सुनाई देने लगी होगी। और इसे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में भी कई बार देखा गया है। और ये एक ट्विन टर्बो ऑल व्हील ड्राइव और ऑल व्हील स्टीयरिंग सिस्टम वाली कार है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निसान GT-R की। और ये एक ट्यूनर फ्रेंडली कार है जिसके चाहने वाले दुनिया भर में हैं इसकी रॉ पावर की वजह से। और इसकी लेटेस्ट जनरेशन की प्राइस इंडिया में 2.12 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 फैक्ट्स निसान GT-R के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। तो क्यों बैठे हो खाली, उड़ा दो सब्सक्राइब बटन की लाली एंड वेलकम टू ऑटो फिक्शन। फैक्ट नंबर 1, हिस्ट्री। वैसे इस कार की हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है और अब तक इसकी काफ़ी जनरेशन भी आ गई हैं। और GT-R को वैसे सही मायनों में स्काईलाइन GT-R नाम से जाना जाता है। और स्काईलाइन नाम सबसे पहले 1957 में आया था किसी और कार पर, लेकिन वो निसान कंपनी के अंडर नहीं आती थी, बल्कि उस कंपनी का नाम था प्रिंस। और ये कंपनी बाद में निसान ने ही खरीद ली। और जब ही उन्होंने एक 4 डोर सिडान लॉन्च करी निसान के अंडर, जिसका नाम था स्काईलाइन। लेकिन निसान GT-R की सही मायनों में शुरुआत 1969 में हुई, जब निसान कंपनी ने एक ऐसी 4 डोर सिडान बनाई जिसमें पावरफुल 6 सिलेंडर इंजन था, जो प्रिंस कंपनी की ही एक रेस कार R380 से लिया गया था। और इसके पीछे जिस आदमी का हाथ था उसका नाम था शिनिचिरो साकुराई, और उन्होंने उसका नाम रखा निसान स्काईलाइन GT-R। और जब से ही GT-R टैग मिला इस कार को, और ये एक बहुत बड़ी बात थी एक जापानीज कार के लिए कि उन्होंने अपनी एक पैसेंजर कार में किसी रेस विनिंग कार का इंजन रखा, यानी R380 का। तो उस समय निसान स्काईलाइन जापान की मसल कार से कम नहीं थी। और उस समय ये नॉर्मल सी दिखने वाली 4 डोर सिडान 160 हॉर्स पावर रिलीज करती थी अपनी बॉक्सी से डिजाइन के साथ। और इसे इसी वजह से जापान में हाकुसुका कहा जाता था। हाको मतलब बॉक्सी और सुका मतलब स्काईलाइन, यानी बॉक्सी स्काईलाइन। फिर इसके बाद तो इसकी न्यू जनरेशन आती गई। जैसे इसकी टोटल 6 जनरेशन है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन जो 1969 से 1972 तक आई, जिसका कोड नेम था PGC-10। फिर सेकंड जनरेशन 1972 से 1977 तक, जिसका कोड नेम था KPGC-10। फिर इसके बाद इसका एक अलग ही मॉडल आया जिसे इसकी जनरेशन में नहीं इंक्लूड किया जाता, निसान स्काईलाइन 2000 GT SR, जो 1985 से 1989 तक आया और इसे R31 के नाम से भी जाना जाता है। और फिर थर्ड जनरेशन 1989 से 1994 तक, जिसे R32 GT-R कहते हैं। फोर्थ जनरेशन जो 1995 से 1998 के बीच आई, जिसे R33 GT-R भी कहा जाता था। फिर फिफ्थ जनरेशन 1999 से 2002 तक, जिसे R34 GT-R कहा गया। और फिर लास्ट जनरेशन जो 2007 से एट प्रेजेंट निसान GT-R है, और इस निसान GT-R को R35 भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, पोर्शे 911 टर्बो एज अ कॉम्पिटिटर। पोर्शे 911 टर्बो जो एक जर्मन बेस्ड स्पोर्ट्स कार है, और ये एक जानलेवा गाड़ी है जिसके दीवानों की तो कमी ही नहीं। तो निसान ने हमेशा से ही इस जर्मन राइवल से ऊपर या आगे रहने का ही सोचा है। निसान अपनी GT-R को कुछ इस तरह डेवलप करता है कि वो पोर्शे 911 टर्बो से कम्पीट कर सके। और जब 2007 में निसान अपनी न्यू जनरेशन GT-R R35 डेवलप कर चुका था अपने लॉन्च से पहले ही, तो वो ये एंश्योर करना चाहते थे कि वो क्या पोर्शे 911 टर्बो को हरा सकते हैं, जो कि उस टाइम की सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स कार थी। तो निसान ने अपना सारा एफर्ट पोर्शे 911 को बीट करने में लगा दिया। और निसान GT-R ने पोर्शे 911 टर्बो से कम टाइम में नürburgring सर्किट को कंप्लीट कर दिखाया। और उसके बाद ही निसान को लगा कि हाँ, हम अब मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हैं। और पोर्शे 911 को नürburgring में बीट करने के बाद ही निसान ने अपनी ऑल न्यू GT-R को लॉन्च करा पब्लिक के सामने 2007 में। और इन दोनों कार्स के बीच कंपटीशन हमेशा से चलता रहा है और आज भी यही कंपटीशन बरकरार है। और एक और फैक्ट्स की R33 जो 5th जनरेशन थी, वो सबसे पहली स्पोर्ट्स कूपे कार थी जिसने नürburgring ट्रैक को 8 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया था।
और निशान अपनी GTR को नürburgring ट्रैक पर टेस्ट करती रहती है, जिसमें 2009 में इन्होंने उस ट्रैक को 7 मिनट्स 26.70 सेकंड्स में कवर कर लिया था। और फिर 5 साल बाद 2014 के टेस्ट में निशान GTR ने नürburgring को सिर्फ 7 मिनट्स 19 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। तो इसी तरह निशान अपनी GTR के अंदर इंप्रूवमेंट्स करती रहती है। फैक्ट नंबर 3, इंजन प्रोडक्शन। तो निशान GTR का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका इंजन है, जो एक 3.8 लीटर V6 है, जो निशान का अब तक का सबसे पावरफुल इंजन है, जो उन्होंने अपनी किसी रोड गोइंग कार में लगाया है। निशान के 2007 वाला मॉडल इसी इंजन कैपेसिटी के साथ 473 bhp की पावर और 588 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता था। और अब लेटेस्ट 2019 के मॉडल की इंजन की बात करें तो वो 565 bhp की पावर और 637 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो अपने V6 इंजन में कितनी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं कि जिससे वो उस V6 इंजन से ज़्यादा पावर जनरेट कर सकें। और यही रीज़न है कि सिर्फ 4 इंजीनियर्स या फिर मास्टर क्राफ्ट्समैन ही हैं पूरी दुनिया में जो सिर्फ GTR का इंजन बाय हैंड असेंबल करते हैं एक क्लीन क्लोज रूम में। यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी निशान GTR हैं उनके इंजन इन चारों में से किसी न किसी एक ने ही हैंड बिल्ड करके असेंबल करा है। और इन चारों मास्टर क्राफ्ट्समैन का अगर टोटल एक्सपीरियंस बताऊं एक साथ, तो उनका टोटल एक्सपीरियंस 100 साल से भी ज़्यादा का है। और इस हैंडबिल्ड क्राफ्ट्समैनशिप को जापान में ताकुमी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि एक ऐसा बंदा जो अपनी स्किल में बहुत परफेक्ट हो गया है अपने सालों के काम और डेडिकेशन की वजह से। और ये 4 मास्टर क्राफ्ट्समैन का नाम है ताकुमी कुरोसावा, सुनामी ओयामा, इजुमी शिओया और नोबुमित्सु गोजू। और इनके टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। और ये अपना इंजन असेंबल करने के बाद अपने मास्टरपीस पर अपना नाम की प्लेट लगाते हैं हर निशान GTR के इंजन पर। और हर निशान GTR का इंजन हैंड बिल्ट होता है बड़ी ही बारीकी के साथ। फैक्ट नंबर 4, पैशनेट टीम। तो एक ऐसी तूफानी और पैशनेट कार बनाने के लिए एक ऐसी टीम भी होनी चाहिए जो काफ़ी पैशनेट हो। और जो चीफ इंजीनियर है निशान GTR प्रोडक्ट के, उनके पास कई सालों का रेसिंग एक्सपीरियंस है। और इस कार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन टीम हिरोशी हासेगावा के हाथ में थी। और मिस्टर हिरोशी तामुरा जो चीफ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हैं निस्मो में, उन्होंने भी इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले करा है, जो कि एक बड़े वाले एंथुजियास्ट हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके पास 1989 की निशान GTR है, जिसे उन्होंने उसे स्टॉक रूप में नहीं रखा, बल्कि उसे इस तरह ट्यून कर रखा है कि वो विंटेज कार 600 हॉर्स पावर रिलीज करती है। और यही पैशन उनकी खुद की कार को बनाने का निशान GTR की न्यू जनरेशन डेवलप करने के काम में भी आया, जैसे R34 और R35 में। फैक्ट नंबर 5, ग्रैन टरिज्मो रिलेशन। बहुत से लोग इस कार को इस तरह चलाते हैं कि जैसे कि वो एक वीडियो गेम में कार ड्राइव कर रहे हों, क्योंकि निशान GTR का वीडियो गेम से काफ़ी अच्छा रिश्ता है। सबसे पहले 2007 में निशान GTR ग्रैन टरिज्मो 5 में ही अनवील्ड हुई थी अपने कॉन्सेप्ट फॉर्म में। और उस वक्त इसकी काफ़ी ट्रेलर वीडियोस भी आई थी। और ये ग्रैन टरिज्मो गेम प्ले पॉलीफोनी द्वारा बनाया गया था, जो PS3 यूजर्स के लिए अवेलेबल था। और यही नहीं बल्कि निशान ने इस गेमिंग कंपनी को एक काम भी दिया था कि वो उनकी GTR के लिए ग्राफिक्स डिज़ाइन करें, मल्टीफंक्शन डिस्प्ले के लिए और सेंट्रल स्क्रीन के लिए। और जो इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले आप GTR में देखते हैं, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है, वो एक गेमिंग कंपनी ने ही डिज़ाइन की है। कुछ ऐसा जो कभी नहीं हुआ इंडस्ट्री में। और यही नहीं, जो निशान GTR सबसे पहली बार डेब्यू की गई 2007 में टोक्यो मोटर शो में, वैसे ही सेम निशान GTR ग्रैन टरिज्मो 5 में थी। निशान का टाई अप था उस गेमिंग कंपनी से, जिससे उस गेम में एक GT अकेडमी भी थी, जहां पर आप अगर सच में अच्छी ड्राइविंग करते हैं उस गेम के अंदर, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एक रेसिंग ड्राइवर बनने के लिए। थी ना कितनी खास बात। फैक्ट नंबर 6, फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग 4 सीटर। अगर 560 हॉर्स पावर को पेपर पर लिखा हुआ देखा जाए तो GTR कोई अच्छी साउंड नहीं करती, क्योंकि इससे ज़्यादा हॉर्स पावर वाली कार्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन निशान GTR की खासियत यह है कि कैसे वो अपनी पावर रिलीज़ करती है और टायर्स तक पहुंचाती है। इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ऐसा है कि वो इसे 0 से 100 सिर्फ 2.8 सेकंड में पहुंचा देता है। और ये ध्यान रखें कि GTR एक 4 सीटर कार है, और इसलिए ही इसने फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग 4 सीटर का रिकॉर्ड हासिल कर रखा है। सिर्फ एक और 4+ सीटर है जो इसके करीब आ सकती है, वो है अभी की टेस्ला मॉडल S विद P90 लुडिक्रस मोड। फैक्ट नंबर 7, जापानीज कॉमिक। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जापान के अंदर कॉमिक्स काफ़ी पॉपुलर हैं। तो जब कभी भी न्यू GTR का लॉन्च टाइम आता है, तो इनके हेड मिस्टर कार्लोस जिहान डिसाइड करते हैं कि हम कोई मामूली सी मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग कॉमिक्स के द्वारा करते हैं। और जब यूनाइटेड स्टेट्स में ये निशान GTR सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी,
तो एक कॉमिक जिसका नाम था GTR उसको भी इंट्रोड्यूस करा गया था इसके लॉन्च होने से पहले, जिसमें GTR की पूरी हिस्ट्री थी। फैक्ट नंबर 8, मोर एरोडायनेमिक देन अ फरारी। हाँ जी, ये एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है कि निसान GTR ज़्यादा एरोडायनेमिक है एक फरारी से भी, जबकि निसान GTR की शेप एक बॉक्सी कार जैसी है फिर भी। और मुझे भी फर्स्ट टाइम में यकीन नहीं आया था, लेकिन किसी कार की एरोडायनेमिक चेक करने के लिए एक चीज़ मेजर की जाती है जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कितनी एयर अपोज कर रही है किसी व्हीकल को आगे बढ़ने में, जिसका जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होगा वो कार उतनी कम एरोडायनेमिक होगी, और जिस कार का कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कम होगा वो कार उतनी ज़्यादा एरोडायनेमिक होगी। हमारी निसान GTR का कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कम है फरारी 488 से। फरारी 488 का कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है 0.32 और जबकि निसान GTR की कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है 0.26। तो इसी वजह से ही निसान GTR ज़्यादा एरोडायनेमिक है फरारी 488 से। जबकि आपको पता ही है कि निसान GTR ज़्यादा बॉक्सी है फरारी से, लेकिन निसान के डिज़ाइनर ने उसको इस तरह डिज़ाइन करा है कि वो उसके ड्रैग कोफिशिएंट को कम कर सकें, जबकि भले ही वो एक बॉक्सी सी लुकिंग कार हो। जो ये सब निसान GTR को न केवल फास्ट बनाता है बल्कि काफ़ी एफिशिएंट भी। फैक्ट नंबर 9, बिल्ड टाइम। अभी हाल ही की ऑल न्यू GTR मास प्रोड्यूस होती है निसान की टोगिची फैसिलिटी में, जहां एक कार को कम्प्लीटली असेंबल करने में पूरे 60 आवर्स लगते हैं। और सबसे मुश्किल काम जहां आता है इस कार को असेंबल करने में, वो आता है इसके ड्राइव ट्रेन को लगाने में, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव भी है और इसका गियर बॉक्स बिल्कुल पीछे रेयर में माउंटेड है जहाँ डिफरेंशियल होता है, क्योंकि इसके गियर बॉक्स को कुछ इस तरह डिज़ाइन करा गया है जिसमें एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, गियर बॉक्स, ट्रांसफर केस और डिफरेंशियल का, जो गाड़ी के रियर में माउंटेड होता है, जिससे कार में इक्वल वेट मिलता है फ्रंट और रियर में। और अगर कन्वेंशनल ड्राइव ट्रेन्स वाली कार्स की बात करें जैसे मस्टैंग, कैमरो और सुपरा, जिसमें इंजन और गियरबॉक्स दोनों कार के फ्रंट में ही होते हैं और प्रोपेलर शाफ्ट से इंजन पावर रियर व्हील्स तक पहुंचाई जाती है, जिसमें हार्ड एक्सेलरेशन के टाइम ये बिल्कुल मुमकिन है कि व्हील स्पिन हो। कम वेट की वजह से रियर टायर्स को उतनी ग्रिप नहीं मिल पाती, लेकिन निसान में ऐसा नहीं है, उसमें फ्रंट और रियर में इक्वल वेट है, जिससे ज़्यादा ग्रिप मिलती है रियर टायर्स को। और इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम चारों टायर्स को इक्वल पावर देता है और इसके 53:47 वेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट टू रियर की वजह से हर टायर इक्वल वेट लेकर चलता है, इसलिए ही तो इसे फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग 4 सीटर भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, द करंट जेन इज मोर GT ओरिएंटेड। अगर पिछली जनरेशन की बात करें तो सब GTR इस तरह बनाई गई थी कि वो ट्रैक पर फास्ट जा सकें, लाइक अ ट्रैक फोकस्ड मशीन। लेकिन अभी हाल ही की निसान GTR एक GT यानी ग्रैंड टूरर की तरह डिज़ाइन है। हिरोशी तमुरा, जिनका हाथ है R35 के पीछे, उनका कहना है कि हमारा एम है कि हम एक ऐसी कार बनाएं जो कंफर्टेबल हो डेली बेसिस पर ड्राइव करने के लिए और साथ में एक लीथल ट्रैक वेपन भी। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने लेटेस्ट जनरेशन का सस्पेंशन भी थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है और गियर बॉक्स में चेंजेस करे हैं जो कम जर्की फील हो, स्मूथ और कंफर्टेबल हो डेली ड्राइविंग के लिए। और अगर आपको एक हार्डकोर तूफानी निसान GTR लेनी है तो निसान GTR के निस्मो वर्जन को देख सकते हैं। निस्मो का मतलब है निसान मोटर स्पोर्ट। ये निसान के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे AMG है मर्सिडीज के लिए, M है BMW के लिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि निस्मो क्या है। निस्मो निसान GTR को एक अलग ही लेवल पर ले जाने का काम करती है और बनाती है एक हार्डकोर वर्जन निसान की कार्स का, और निस्मो GTR तो है ही। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो तूफानी लगी होगी, बिल्कुल इस कार की तरह। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में इस वीडियो को, उन्हें भी तो पता चले निसान GTR के बारे में, और बताएं उन्हें भी कि ये जैपनीज कार भी किसी से कम नहीं है। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए, जिसका हैंडल आपको नीचे दिख रहा होगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।